नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? तो वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे है सभी? हाँ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास चल रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे। चलिए तो करते हैं आज एक और धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत। विद्युत धारा पढ़ना है आज से हमें, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा चैप्टर। कैसे है सभी? हेलो 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 हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास चलेगी 8 बजे तक, 7-8 बजे तक क्लास चलेगी। चलिए आप अपना जीमेल बता दो। तो आप बेटा लिख सकते हो shubham.paliwal@doubtnut.com। हाँ भाई, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हम एक और नए चैप्टर का, विद्युत धारा। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये विद्युत धारा। सर इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये? आप ये मानो यार कि अगर बोर्ड की बात करूं मैं, तो बोर्ड में स्थिर विद्युत की और ये वाला जो चैप्टर हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, ये दोनों मिलकर आपको बोर्ड एग्जाम पास करवा सकते हैं। अगर 2 चैप्टर ढंग से पढ़कर चले जाओ ना पूरे पूरे, तो आप बोर्ड एग्जाम पास करके आ सकते हो। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स लेकर आ जाएंगे। इसमें आपके बोर्ड में मिनिमम 12 से 15 नंबर का पूछा जाएगा। कोई भी बोर्ड हो आपका, मिनिमम 12 से 15 नंबर का पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको, अगर मैं नीट की बात करूं, तो 2 से 3 सवाल मिनिमम हर साल आते जाते हैं। 2 से 3 सवाल मिनिमम हर साल आते हैं। मतलब कि आप ये समझो यार कि अब आज से ये जो चैप्टर्स हम सब पढ़ने वाले हैं, अगर आपने ये आने वाला 1 महीना ढंग से पढ़ाई करी, आने वाला अक्टूबर वाला महीना ढंग से पढ़ाई कर ली ना, तो तुम्हारे फिजिक्स के सारे पाप धुल जाएंगे। फिजिक्स के सारे पाप धुल जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि ये जो महीना मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इसमें पुराना तुम्हें आता नहीं आता, कितने धुरंधर हो तुम, कितने सूरवीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसने ये आने वाला एक महीना भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो आने वाले 1.5 महीने बोलने चाहिए, 1.5 से 2 महीने। तो आने वाला मतलब अक्टूबर और नवंबर, दिवाली तक जितना मेहनत से, जितनी लगन से, जितने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को समझ सकते हो, फॉर्मूले याद कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, लगाओ। मतलब आप ये मान कर चलो कि अगर आप आने वाले 1.5 महीने तक, है ना, दिवाली तक और दिवाली के बाद में भी अगर हम छोटी दिवाली भी मान लेते हैं, तो ये पूरा समय अच्छे से पढ़ लेते, तो आप फिजिक्स के 25 सवाल, 20 से 25 सवाल आएंगे इस पूरे पोर्शन से। 20 सवाल मिनिमम आएंगे। ठीक है, तो यहां से आज से जो शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय में फिजिक्स के 20 सवाल, 20 और आसान सवाल रहेंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आते इस पोर्शन में से। तो 20 × 4 80 नंबर आपके फिजिक्स के आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे हम, इस चैप्टर में 3 सवाल मिनिमम पूछे जाएंगे, 2 से 3 सवाल। संधारित्र इसके बाद में पढ़ेंगे, संधारित्र में 1 से 2 सवाल आएंगे। इसके बाद में हम आपको धारा का चुंबकीय प्रवाह और चुंबकत्व पढ़ाएंगे, उससे 3 से 4 सवाल आएंगे। ये 20 दिन में, 20-25 दिन में तो यही चैप्टर का कवर होंगे, और इनसे ही इतने सारे सवाल आने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपको जब किरण प्रकाश की पढ़ाऊंगा, उससे 4 से 5 सवाल आएंगे, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की मिलाकर। फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उससे 5 से 6 सवाल, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर मिलाकर पूरा। तो आप ये समझो यार कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब इसका यूज कौन कर पाएगा, इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कौन कर पाएगा? जो ऑलरेडी फ्लो में है, जो बच्चा ऑलरेडी पिछले 3-4 महीने से बढ़िया से मेहनत करते आ रहा है, मतलब उसकी अब चांदी हो जाएगी। क्योंकि जो अभी एकदम से मेहनत करना चाहेगा, उसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उसे ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है पिछले 3-4 महीने से बढ़िया तरीके से, वो तो अब ऐसा मान के चलो कि स्लाइड पे बैठेगा और एकदम से आगे बढ़ जाएगा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी विरोध के, और मजा आएगा जिंदगी में। चलो, तो अब हम करते हैं कहानी की शुरुआत। विद्युत धारा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है सबसे पहले तो देख लेते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे विद्युत धारा और धारा घनत्व क्या होता है, साथ ही साथ ओम का नियम और विद्युत प्रतिरोध आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, किरचॉफ के नियम, सेल का संयोजन, विद्युत ऊष्मन और
शक्ति मापन युक्तियां, जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह पढ़ेंगे, फिर मापन युक्तियां वगैरह और विभव मापी पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट से चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम विद्युत धारा पर चर्चा करेंगे, धारा घनत्व पर चर्चा करेंगे और अपवहन वेग या अनुगमन वेग पर चर्चा करेंगे आप आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं टुडे आज की क्लास में, सबसे पहले हम धारा समझेंगे, विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व देखने वाले हैं, धारा घनत्व हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अलावा, धारा घनत्व के अलावा हम आज की क्लास में अनुगमन वेग पर चर्चा करेंगे अगर समय रहता तो। अनुगमन वेग या आप बोल सकते हो इसे अपवहन वेग। इन सब पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से विद्युत धारा होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हमारे पास जो पदार्थ होते हैं, है ना, हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के पदार्थ होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास चालक होते, कुचालक होते और अर्धचालक होते। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात सर, कि जब भी हमारे पास चालक होता है तो चालक में धारा प्रवाहित होती है, हम ऐसा बोलते हैं, या चालक में से धारा बहती है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि सर ये एक वायर है, एक वायर है, हाँ सर ये एक वायर है, तो क्या इसके अंदर, क्या यह एक चालक है? बिल्कुल सर यह एक चालक है। क्या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ सर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या हमारे घर में जितने चालक हमारे आसपास दिख रहे हैं, जिनमें मतलब स्विच ऑन है या ऑफ है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। और कहीं चालक, जैसे अगर आप देखो तो, चलो ये पेन तो प्लास्टिक का, हाँ ये घड़ी में देखो यार, ये घड़ी में यहाँ पे ये मेटल है, ये मेटल है, तो क्या ये भी एक धातु है? इसके अंदर यह अगर हमारे पास धातु है, क्या इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अलावा आपको अपने घर में जहां पर भी आपको दिख रहा है कि हाँ सर यहां पर मेरे पास धातु है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कैसे गति करते हैं? तो अगर मैं एक तार को अंदर से समझना चाहूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है सर, वह आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? आवारा इलेक्ट्रॉन्स। आवारा, पागल, प्रेमी, दीवाना, तो ये आवारा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये गाने ऐसे ट्रक व्रक में है ना, और पहले के जमाने में बस में बहुत बजते थे। तो ये वैसे आजकल वो जो लोकल बस वाले होते वो लोग भी ये गाना बजाते रहते ना, इस प्रकार के 90s के गाने खतरनाक वाले। तो अब ट्रक में तो बजते होंगे आज भी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन आवारा है। बिल्कुल सर ये आवारा इलेक्ट्रॉन है। कहां घूम रहा है? ये घूमता रहता है, बस ये घूमता रहता है। इसे नहीं पता इसे कहां जाना है, इसे नहीं पता इसे क्या चाहिए, बस ये घूम रहा है। इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस ये घूम रहा है, ये चल रहा है। ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसे भी नहीं पता, बस ये लगातार चलते जा रहा है, लगातार चलते जा रहा है। ये चलता है, ये जाता है, किसी और से टकराता है, टकरा कर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर टकराता है, फिर आता है, जाता है, टकराता, आता, जाता, फिर थोड़ी देर बाद जहां से शुरू हुई थी इसकी कहानी वहां पर वापस चले जाता है, फिर वहां से निकलता है, फिर आगे दौड़ता है, भागता है, इधर उधर जाता रहता है ना, और ये टकरा कर वापस आ जाता है ना। ये मतलब एग्जैक्टली ऐसा समझो कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको समझ नहीं होती उन्हें क्या करना है, बस उन्हें दौड़ना है, उन्हें भागना है। वो इधर भागेंगे, ये उठाएंगे, वो उठाएंगे, इसे फेंकेंगे, उसे फेंकेंगे। क्यों कर रहे हैं नहीं पता, क्या होगा इससे कुछ नहीं पता, बस करना है, बस दौड़ना है और इधर उधर जाके टकराना है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम यह अंदर इलेक्ट्रॉन भी करता रहता है।
यह इलेक्ट्रॉन भी यही करता रहता है। तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा सभी को तो पता है ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है, हाँ प्यार में पड़ा आशिक, बिल्कुल ये इसे नहीं, प्यार में पड़े आशिक को तो ये भी तो पता है कम से कम कि वो प्यार में पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन को तो वो भी नहीं पता है, इतना आवारा है ये। तो अब यहां पर ये, अच्छा ये सबको ये तो पता नहीं, बता रहा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहां से है। एक बच्चा बोला मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहां से है? अरे मूर्ख, अगर मेरे पास एक मेटल होता है तो मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल के अंदर एक नाभिक होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में अगर मेरे पास संयोजी कक्षा में 1, 2 या 3, वैलेंस कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वह मुक्त होते, वो इस नाभिक से बाहर निकलकर घूमकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाँ ये आवारा है, तो ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, टकराएगा, वापस वहीं पर चले जाएगा। और ऐसा एक नहीं, ऐसा सब कोई कर रहे और एक साथ मिलकर कर रहे, एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो यह मेटल के अंदर, ये हर मेटल के अंदर हो रहा है। आपके आसपास जो भी मेटल दिखाई दे रहा है उसके अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो अब क्या होता है, इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है ना। अच्छा एक और छोटी सी बात, यहां पर आगे बढ़े हम और चीजें समझे, उससे पहले क्या होता है कि यार यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव आवेशित। अब हमें यहां पर बनानी है धारा, हमें प्रवाहित करवानी है धारा। ठीक है, तो इसके लिए एक बैटरी लगाई। बैटरी को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होना, अभी मैं बैटरी की कहानी बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, आने वाले समय में, अगली क्लास में, अभी समय बचता तो इस क्लास में भी हम बैटरी की कहानी समझेंगे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वह, ये पॉजिटिव आवेश, ये नेगेटिव आवेश, बैटरी का ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव है, छोटा वाला डंडा नेगेटिव होता है। तो यहां पर यह इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन को ना मानते मैं इसके पॉजिटिव आयन मान लेता हूं ना। मतलब देखो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं मान रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सर ये एक नेगेटिव आवेशिता होता है, तो ये इस तरफ बहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इस तरफ बहकर जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में चक्कर ये है कि मेरे को यार ऐसी कुछ चीज माननी है जो मेरी धारा की दिशा में बहे, धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में गति करे। तो इसके लिए मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मान लेता हूं? एक पॉजिटिव आयन मान लेता हूं। वरना तुम ऐसे सोचते रह जाओगे, है ना, कि यार कब नेगेटिव हो रहा, कब पॉजिटिव, कौन किधर भाग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागता है सर, लेकिन धारा जो है वो अधिक विभव से निम्न विभव वाले क्षेत्र में जाएगी। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगी धारा। तो क्लियर है? अब अल्टीमेटली यहां क्या हो रहा था कि अगर मेरे पास यह एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लिया जाए। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जाते टकराते, तो देखो क्या हो रहा था, ये अब यार 2-4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा मानो कि आज हम एक चालक के अंदर घुस चुके हैं, तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? मैंने बोला कि यार यहां पे एक दरवाजा बना लिया है ना, ऐसा वो मूवीज वगैरह में बनाते हैं ना, बताते हैं ना कि अंदर तुम घुसे और तुमने ऐसे एक चमत्कारी दरवाजा बना दिया, है ना, पतली सी परत बना दी। तो अगर तुम इसमें से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, मान के चलो यहाँ पे पतली सी परत है, तो तुम्हें लगेगा कुछ इधर जा रहे हैं, 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 कुछ इधर से जा रहे हैं, कुछ इधर से जा रहे हैं, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से, क्योंकि ये आवारा है, इसको नहीं पता क्या करना है इसकी जिंदगी में। ये आवारा है, ये घूम रहा है, इसे नहीं पता। तो कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर जा रहे, कुछ उधर जा रहे, कुछ इधर जा रहे, कहीं भी घूम रहे हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण या रोशनी इनकी जिंदगी में, खुशी इनकी जिंदगी में कहां से आई? एक बैटरी से आई। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी इनकी जिंदगी में खुशी लेकर आती है। कैसे लेकर आती है सर बैटरी इनकी जिंदगी में खुशी? ये आवारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी भी घूम ही रहे हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन अभी भी घूम रही है। इसे हम वैसे पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। विकास ने बोला क्या सर इसे पॉजिट्रॉन बोल सकते हैं? बिल्कुल, इसे पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जिंदगी में जो प्रेरणा आई, वो प्रेरणा कहां से आई? ये बैटरी से आई। ये बैटरी क्या करती है? इन्हें एक्चुअल में अभी भी ये आवारा की तरह घूम रहे हैं, लेकिन नेट बैटरी क्या करवाती है? इन्हें आगे की तरफ धक्का लगा के रखती है। मतलब क्या हुआ सर कि देखो यार, ये यहां से जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, इसमें से वापस भी आएगा, इसमें वापस भी आएगा, इधर उधर जाएगा आएगा, लेकिन ये नेट जो है वह अपनी स्थिति से थोड़ा सा आगे खसक जाता है,
अपनी स्थिति से थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। कहने की बात यह है कि यहां पर औसत वेग जब हो, अगर मैं बात करूं इसका, यार ये हटा रहा हूं ना, ये बकवासी चीज नहीं लिखना है हमें, कोई 5वीं क्लास का बच्चा थोड़ी ना। तो अगर मैं यहाँ पे औसत वेग की बात करूं तो औसत वेग इस स्थिति में 0 होता है। क्यों? क्योंकि कुल विस्थापन जो है, विस्थापन हर एक इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का हम बोल सकते हैं, विस्थापन 0 होता है। और हमें मेन मतलब है कि कितना पॉजिटिव आवेश या कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ेगा, तो वह उसका विस्थापन नेट 0 है, औसत वेग 0 है। लेकिन यहां पर औसत वेग जो होगा, औसत वेग वह अशून्य हो जाएगा, औसत वेग नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस कंडीशन में जब मैंने एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, देखो एक और नया वर्ड बोल रहा हूं मैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहां पर एक पाइप है, तो इस पाइप को हमने बीच में से काट दिया, इस पाइप को हमने बीच में से काट दिया, काटा तो जो सामने दिखाई देगा एक गोला, उसे हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलेंगे, है ना। जैसा भी मैं बोल रहा था कि इमेजिन करो हम तार के अंदर घुस चुके, तो हमने यहाँ पे एक पारदर्शी पर्द बना दी एक, तो ये क्या हो गया, एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया हमारा। तो अभी तक इसमें क्या हो रहा था कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से नेट प्रवाहित आवेश जो था वह 0 था। यहां पर नेट या कुल प्रवाहित आवेश 0 था। क्यों सर? क्योंकि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन किसी क्षण इधर जा रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर आ रहे, आगे पीछे ये डोल रहे हैं, है ना। तो यहां पर यह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गाना गा रहा था, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। तो इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को लगा बुरा, उसने बोला कि रुक जा, बैटरी आने दे, हम नहीं डोलेंगे तेरे आगे पीछे भंवरों की तरह। तो यहां पर जैसे ही बैटरी आई तो उस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से नेट आवेश जो है ना, देख अभी भी क्या होगा, अभी भी कुछ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे ना। अब ऐसे तो ना कि बैटरी आते ही सब सुधर जाएंगे, कुछ टेढ़े भी होते हैं, है ना, कुछ टेढ़े भी होते हैं, तो कुछ उल्टे भी भागेंगे, लेकिन नेट जो होगा वह आगे की तरफ हो जाएंगे। जैसे अगर मान के चल कि यहाँ पे 50 आगे जा रहे तो 50 पीछे भी आएंगे हर क्षण, लेकिन इसमें अगर 50 आगे जा रहे तो 8-10 ही पीछे जाएंगे, लेकिन नेट आवेश जो है वो आगे की तरफ बहने लग जाएगा, नेट आगे की तरफ बहने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो जो गाना गा रहा था, क्यों आगे पीछे ढोलते हो भंवरों की तरह, वो नहीं गा पाएगा। क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि यहां पर अब नेट आवेश आगे ही बढ़ता जा रहा है, वापस नहीं आ पा रहा है ना। तो इसके कारण हम ऐसा बोलेंगे कि सर इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से नेट आवेश प्रवाहित होने लग गया, या परिमाणी कुछ आवेश बहने लग गया। और इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जब कुछ परिमाणी आवेश बहने लग जाए तो कितना आवेश प्रति सेकंड बहेगा, उसे ही हम विद्युत धारा बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्लियर है मामला? तो क्या होगा, यहां पर यह पॉजिटिव आयंस या पॉजिट्रॉन जो बोले हमने, नेट पॉजिट्रॉन अगर इसमें से आगे बढ़ने लग गए, इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को काटकर आगे बढ़ने लग गए, तो यहां पर कुल प्रवाहित आवेश अशून्य होगा। क्या होगा? अशून्य होगा। तो अगर ऐसा होने लगा तो हम बोलेंगे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा है क्या एक्चुअल में? किसी भी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की समय दर धारा कहलाती है, कि कितना आवेश, जैसे यहां पे हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना, ये मेरे पास तार था बड़ा वाला, मेरे पास यहां पे एक तार था, तो इस तार पे से कितना आवेश प्रति सेकंड, नेट आवेश कितना बह जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी? जब बैटरी लगी होगी। क्या जब बैटरी नहीं लगी थी तो इलेक्ट्रॉन या उसके अंदर के कण गति नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी गति कर रहे थे कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कुल प्रवाहित आवेश या नेट प्रवाहित आवेश 0 हो जाता, तो इसमें धारा जो हो गई थी वो 0 हो जाएगी। तो कोई ऐसे थ्योरेटिकल सवाल आपसे बोले जा सकते हैं कि ये बताओ यार कि यहां से धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है?
हो रही है धारा प्रवाहित। या इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है धारा प्रवाहित, लेकिन इसकी नेट धारा जो है वो शून्य है। इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, हो रहा है। क्या आवेश अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से आगे पीछे डोल रहा है, डोल रहा है, लेकिन यहां पर नेट आवेश क्या है, शून्य होगा। नेट धारा जो होगी वह शून्य होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से यहां पर कुछ ना कुछ नेट आवेश आगे की तरफ बहेगा। तो इस कंडीशन में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो यहां पर इन पॉजिट्रॉन के जिंदगी में उम्मीद की किरण या रोशनी या प्रेरणा कौन बना, कौन लेकर आया खुशी। सर इनके लिए ये सब कुछ इस बैटरी ने ला कर दिया, इस सब कुछ इस बैटरी ने ला कर दिया। तो ये कुल प्रवाहित आवेश अशून्य हो जाएगा और कुल या औसत वेग भी अशून्य हो जाएगा या कुल विस्थापन होने लगेगा इसमें। तो प्रति सेकंड कितना विस्थापन हो रहा, उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा लिख लो, ये सब कुछ आपको ऐसा कैसा कॉपी में बनाना है ना। तो यह हम धारा को, ये परिभाषा लिख लो, फिर आगे और इंपॉर्टेंट सी बातें बताता हूं। हाँ, इसको नोट कर लो बेटा, परिभाषा लिख लो इसकी। बिजली को भी लाई है, बिजली किसका नाम है, चल ठीक है। इस तार में बिजली कौन लेकर आया, ये बैटरी लेकर आई ना। चले, तो अब यहां पे जो धारा को हम चिन्हित करेंगे, विद्युत धारा को हम चिन्हित करेंगे आई से। देखो अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं, विद्युत धारा। आज के पहले तक, पिछली क्लास तक मैं आपको बोलता था वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी की पर चर्चा कर रहे थे हम। वैद्युत चिल्लाते थे, लेकिन आज क्या चिल्ला रहे हैं हम, विद्युत चिल्ला रहे हैं। तो ये वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर है, मैंने पहले ही बताया था। वहां पर आवेश रुका हुआ था, इसलिए वैद्युत चल रहा था। अब चलेगा विद्युत, क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा। तो यहां पर विद्युत धारा को हम चिन्हित करते हैं आई से। किससे चिन्हित करते हैं, आई से। आई स्मॉल आई भी लिख सकते हैं या कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, कुछ लोग कैपिटल आई भी लिखते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी सर कुल प्रवाहित आवेश, कुल आवेश बटे में समय, या धारा हो जाएगा Q बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा Q बाय डेल्टा टी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये जो धारा होगी ये कैसी होगी, औसत धारा हो जाएगी, औसत धारा। अच्छा, अगर मैं समय अंतराल बहुत कम कर दूं, मैं कर दूं dQ बटा dt, ठीक है। समय अंतराल बहुत कम हो जाए, किसी क्षण पर हो जाए, तो यहां पर यह औसत धारा जो हो जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी, ताक्षणिक धारा। क्या कहलाई जाएगी, ताक्षणिक धारा। क्लियर है मामला। तो यह दो इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी आपसे बोला जा सकता है। जैसे अगर मैं यहां ले जाऊं तो इंटीग्रेशन आई डी टी बराबर होगा इंटीग्रेशन डी क्यू के। तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर धारा दी और आवेश निकालना तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक दो और छोटी सी बातें मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ में आता है कि क्यूटी ग्राफ होगा तो सर उसकी ढाल धारा देगी, आईटी ग्राफ होगा तो उसका क्षेत्रफल आवेश देगा। ये लिखवाने की जरूरत है क्या, चाहो तो लिख लो, या अब आप इतना पढ़ चुके हो तो आपको ये बात आग बंद करके समझ में आ जाएगी, हाँ सर ये क्यूटी ग्राफ है। तो क्यू और टी का ग्राफ जो होगा मतलब क्यू डी क्यू बाई डी टी आई होता है। तो क्यूटी ग्राफ चाहो तो लिख लो, क्यूटी ग्राफ की ढाल, क्यूटी ग्राफ की ढाल धारा देगी और आईटी ग्राफ का क्षेत्रफल आवेश देगा। ठीक है, यह बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब यहां पर ये तो सर हमें समझ में आ गई बात। अब इस कंडीशन में यहां पर इसमें मात्रक और विमा क्या लिखेंगे और ये कैसी राशि है। सबसे पहले ये बताइए कि यह सदिश राशि होगा या अदिश राशि। उससे भी पहले ये बताइए कि यह मूलभूत राशि है क्या। क्या विद्युत धारा मूलभूत राशि है? विद्युत धारा मूलभूत राशि होता है क्या? विद्युत धारा मूलभूत राशि होता है क्या?
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात सर। तो विद्युत धारा जो है वह अगला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, विद्युत धारा जो है वह मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि है। ठीक है, तो इसकी विमा और मात्रक में हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका मात्रक जो होगा सर, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर, जो चिन्हित करेंगे कैपिटल ए से, और इसकी विमा जो होगी सर वो होगी ए ही होगी, या हम लिख सकते हैं M0 L0 T0 A1 इसकी विमा होगी। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर सर अगर ये मूलभूत राशि है तो इसकी परिभाषा कैसे लिख दी हमने, है मतलब, अच्छा चलिए बता, मीटर की परिभाषा क्या होती है, सेंटीमीटर की परिभाषा क्या होती है, तापमान की परिभाषा क्या होती है, या किलोग्राम भार की द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? क्या इन सब की परिभाषा पढ़ी कभी हमने? हाँ सर, मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हम समझना चाहें कि सर तापमान क्या होता है, तो कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वह क्या होती है, तापमान से पता चलता है। लंबाई क्या होती है सर, लंबाई यह होता है सर कि कोई भी वस्तु, कोई भी अगर हम किसी की भी दूरी माप रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि एक के सापेक्ष दूसरा कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो बड़ा छोटा हम लंबाई से मापते हैं, हल्का भारी हम द्रव्यमान से पता करते हैं। तो सर उसमें हमने कभी किसी दूसरी भौतिक राशि का तो यूज ही नहीं किया डिफाइन करने में। अरे उसमें किसी भौतिक राशि का यूज थोड़ी ना किया डिफाइन करने में, लेकिन यहां तो कर रहे सर हम यूज आवेश का और समय का, तो ये तो मूलभूत कैसे हो गया। हाँ, एक्चुअल में ये क्या है, ये हमने परिभाषित करा है, हमने परिभाषित इसको एक ऐसे तरीके से करा जिससे हम समझ पाए, लेकिन धारा की या एम्पियर की एक्चुअल परिभाषा ये नहीं है। एम्पियर की एक्चुअल परिभाषा या मीटर की एक्चुअल परिभाषा या किलोग्राम की एक्चुअल परिभाषा या एक केल्विन की एक्चुअल परिभाषा, ये सब कुछ जो परिभाषा है वो एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्लास 11 की एनसीईआरटी में लिखी, आप देख सकते हो वहां से। वैसे एम्पियर के स्टैंडर्ड परिभाषा जो है, वो असली परिभाषा जो है वो मैं आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में समझाऊंगा, वहां पे वो चीज डिराइव होती है। क्लियर? लेकिन अभी के लिए हम समझ जाएंगे, हम ऐसा समझ रहे कि हाँ सर ठीक है, ये एक्चुअल में ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये इस पर निर्भर है। तो उसी के रूप में हम एक इसकी निर्भरता के रूप में एक छोटी सी परिभाषा भी हमने यहां पर बना दी। ठीक है, ये पूरे रूप से गलत भी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इसकी एक्चुअल परिभाषा जो है, या धारा की या एक एम्पियर की एक्चुअल परिभाषा जो है, वो मैग्नेटिज्म या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर वाली बात हम समझ सकते हैं। क्लियर है कहानी? चलिए, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हमें समझ में आया, चलो ठीक है सर, आपने बोला तो हमने मान लिया मूलभूत राशि होता है। तो एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर सर फिर से वही वाली बात कि एक एम्पियर अगर यह मूलभूत राशि है तो यह मूलभूत मात्रक हो गया। तो मूलभूत मात्रक जैसे 1 मीटर भी किसी पे निर्भर नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो परिभाषा जैसे 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, तो 1 सेकंड हमने परिभाषित किसी ना किसी का सपोर्ट लेकर करना पड़ेगा। तो उसे सीजियम 235 एलिमेंट जो है उसके कुछ उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो उसके कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम उस ड्यूरेशन को हमने 1 सेकंड बोला है। ठीक है, तो ऐसे किसी ना किसी का सपोर्ट लेकर परिभाषित करते हैं, या किसी मतलब हम मापेंगे कैसे, कब बोलेंगे 1 सेकंड, तो उसके लिए एक सपोर्ट लिया जाता है। तो वैसे ही 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए जो मेन सपोर्ट है वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो वो तब जाके हम समझ लेंगे उस चीज को। लेकिन अभी हमारी समझ के लिए, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी, नीट के एग्जाम के लिए भी हमें एक और 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़नी होगी जो यहां से बन रही है। क्या कि यदि मेरे पास एक ऐसा तार है, एक मेरे पास तार है, इस तार में से किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस कंडीशन में धारा जो होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी।
तो उसकी धारा जो है वो 1 एम्पियर कहलाएगी। क्या ये धारा को कूलम के बेसिस पे डिफाइन करना गलत है? हाँ गलत है, लेकिन फिर भी हमें एक बार याद रखना पड़ेगा, और ये हम बोर्ड के एग्जाम में लिखकर भी आ सकते हैं, और अगर ये हमको टेस्ट वेस्ट में बोला जाए इस चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं, हम सही मानेंगे। ठीक है कि 1 सेकंड में, कोई गलत भी नहीं ना यार, कि 1 सेकंड में 1 कूलम जब आवेश प्रवाहित हो जाएगा 1 अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, तो उसमें से धारा जो प्रवाहित होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। तो धारा को लेकर छोटी मोटी मगर बड़ों की बातें हमने पढ़ ली है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। इसी पर बेस कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। देखो यार, ये आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ सर सरल रेखा में गति में जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे उसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम आगे बढ़कर इसमें और भी इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इतना सब कुछ जानने के बाद में क्वेश्चन करें हम, उससे पहले ये बताओ यार कि तुम्हें क्या लगता है धारा कैसी राशि है, सदिश या अदिश? सदिश या अदिश? तो धारा जो है वह एक अदिश राशि होता है ना। ये मूलभूत राशि इसके साइड में लिख लो, धारा अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होती है। ठीक, कुछ बच्चे सब बोल रहे हैं प्रदिश वदिश, हम प्रदिश की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, है ना। प्रदिश राशि हमारे इसमें सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, हम सदिश और अदिश ही देखेंगे। ठीक है, प्रदिश राशियां क्या होती है उसके ऊपर मैं आपको आगे आने वाले समय में जब और मैं आप लोगों को दूसरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे हम जब रोटेशनल मोशन वगैरह पढ़ेंगे तब उसका थोड़ा ज्यादा फील आ पाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आप इसको सदिश ही मानेंगे, इसको प्रदिश लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे विद्युत धारा को कुछ लोग प्रदिश राशि लिखवा देते या विद्युत धारा को प्रदिश राशि बोल देते, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम तो सदिश ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे इसमें नीट में अगर आता है तो सदिश और अदिश ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाए तो क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहला सवाल आप सभी के सामने एकदम आसान सा तुच्छ कोटि का सवाल आपके लिए, ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। अगर हमें आवेश दिया गया है तो t बराबर 2 सेकंड पर तथा 2 सेकंड में धारा का मान बताइए। मतलब ताक्षणिक भी बताना है और औसत भी बताना है ना। 2 सेकंड में मतलब कि औसत हो गया, और 2 सेकंड पर मतलब ताक्षणिक हो गया। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, सर इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप लोग मेरे से पहले कर सकते तो कर लीजिए। dq बटा dt करूंगा मैं तो ताक्षणिक मान आ जाएगा, तो इसका अवकलन कर दूं मैं। अब तो हम सर चीते हैं, अवकलन तो 2 सेकंड में कर देंगे। t² प्लस 2t माइनस 4 का अवकलन करना है हमें। ओके सर, तो यहां पर अवकलन कितना हो जाएगा, t² का अवकलन हो जाएगा 2t प्लस 2 इंटू टी का अवकलन हो गया 1 और 4 का अवकलन हो गया 0, तो क्या 2t प्लस 2, ये धारा आ गई। अब कब पता करनी है धारा, कब पता करनी है सर धारा? सर धारा पता करनी है t बराबर 2 सेकंड पर। तो t बराबर 2 सेकंड पर क्या होगा, आइए हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 या 6 एम्पियर। क्या आएगा, 6 एम्पियर। बिल्कुल सही बात, क्या आएगा, 6 एम्पियर। 99% बच्चों ने मुझसे पहले बता दिया, बहुत ही खूब। अच्छा, औसत धारा कैसे प्राप्त करेंगे? औसत धारा, देखो औसत धारा में हमें बेसिक पे जाना पड़ता है। देखो ये वैसी ही बात हो गई कि अगर आपको यह वेग का समीकरण या स्थिति और समय का समीकरण दे देता था, वेग का समीकरण दे देता था, उसमें फिर आपसे या स्थिति समय का समीकरण देकर आपसे पूछता था कि बताइए ताक्षणिक वेग क्या होगा या इसी क्षण पर वेग क्या होगा, फिर आपसे पूछता था औसत वेग क्या होता था। तो औसत वेग की बेसिक परिभाषा में हम चिपक कर जाते थे, सर कुल विस्थापन बटे में कुल समय करना है हमेशा। तो वैसे ताक्षणिक करने के लिए तो अवकलन कर दिया हमने, लेकिन औसत धारा निकालने के लिए हमें क्या चिपकना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा सर कुल आवेश बटे में कुल समय, कितना आवेश प्रवाहित हुआ बटे में कितना समय लिया। ठीक है, या इसे हम Q2 माइनस Q1 अपॉन में T से करेंगे। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आवेश Q पता करना पड़ेगा। आवेश का मान t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड पर, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, तभी हम औसत निकाल पाएंगे। तो t बराबर 0, t बराबर 2 सेकंड पर हमें निकालना पड़ेगा। तो t बराबर 0 पर रखो, यहां पर वैल्यू 0 रखो, तो आवेश कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 0 माइनस 4, ये होता है -4 कूलाम। अच्छा, ये t बराबर 0 पर आ गया मेरे पास। t बराबर 2 सेकंड पर आवेश निकालो, इसे हम Q1 बोल देते, इसे Q2 बोल देंगे। सर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो कितना हो गया सर? सर ये होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 हो गया सर। तो ये हो गया 4 कूलम, 4 कूलम t बराबर 2 सेकंड पर। तो क्या नेट आवेश 0 हो गया है? क्या नेट आवेश 0 हो गया है? क्या नेट आवेश 0 हो गया है? बोलो रे भैया, क्या नेट आवेश 0 हो गया? नहीं सर, पहले आवेश जो था वह -4 कूलम जा रहा है, अब +4 कूलम जा रहा है, तो नेट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें धारा निकालना है तो हमें करना होगा Q2 माइनस Q1, मतलब हमें करना पड़ेगा 4 Q2 माइनस Q1, कैपिटल Q स्मॉल q कुछ भी लिख सकता हूं, क्वेश्चन में कैपिटल Q लिखा है इसलिए मैंने कैपिटल Q लिख दिया। तो अगर 4 माइनस 4 बटे में समय कितना है? 2। 4 माइनस 4 बटे में 2, यह हो जाएगा 8 बटे में 2, इसे मैं लिख सकता हूं 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। बिल्कुल आसान सा, बेसिक सा सवाल, सभी को चमकना चाहिए। क्या यह सवाल सभी के दिलों को छूता है? और क्या इस प्रकार के एकदम आसान से सवाल हर एक बच्चा कर पाएगा? क्या हर एक बच्चा कर सकता है इस प्रकार के आसान से सवाल? 4 एम्पियर, बिल्कुल सही बात। अब उल्टा सवाल भी आ सकता है, आपको धारा दे देंगे, आवेश पूछ लेंगे, धारा दे देंगे, आवेश पूछ लेंगे। ठीक है, क्या करना था इस सवाल में? इस सवाल में आवेश दिया था, तो आवेश दिया तो पहले धारा निकाली, t बराबर 2 सेकंड पे धारा निकाली, तो क्या होगा सर? इसका अवकलन करा, तो इसका अवकलन 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, तो इसका अवकलन होगा t स्क्वायर का अवकलन हो गया 2t, 2t का अवकलन होगा 2 इंटू 1, t का अवकलन 1 होगा, 4 का 0 हो गया, तो क्या 2t प्लस 2 धारा आ गई। या हमने धारा कब निकाली थी? t बराबर 2 पर, तो यहां पर t की जगह हमने 2 रख दिया और 6 एम्पीयर आ गई। फिर अगले वाले में बोला है औसत धारा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में औसत धारा। तो पहले हमें आवेश में परिवर्तन, कितना आवेश प्रवाहित होगा बटे में समय, तो कितना आवेश आ रहा था देखा सर, t बराबर 2 सेकंड में कितना जा रहा था, तो यहां पर 2 रखकर पता करा, इस समीकरण में 2 रखकर पता करा। t बराबर 0 पर कितना था, तो यहां पर 0 रख के पता करा। तो धारा क्या होती है? औसत आवेश कितना प्रवाहित हुआ बटे में समय, तो यह हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 बटे में 2 या 8 बटे में 2, 4 एम्पीयर आ जाएगा। क्लियर है मामला? अब इसका उल्टा कैसे सवाल आ सकता है वो भी हमें एक बार कर लेते हैं, उससे पहले ये वाला सवाल करके बताएंगे अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की नली से प्रति मिनट 10,000 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, आपको धारा ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। कर पाओगे धारा ज्ञात? धारा होती है आवेश बटे में समय, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। धारा होती है आवेश बटे में समय। सर नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा? है ये कौन से गांव से आया है? चलिए, तो क्या होगा यहां पर? आपको पहले आवेश पता करना पड़ेगा। तो सर आवेश तो दिया ही नहीं है, ये दिया है ना यार, 10,000 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा? Q बराबर NE, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था Q बराबर NE, या आपको Q बराबर NE नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा सोचो यार कि 10,000 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, इतना आवेश जाएगा बटे में समय। समय कितना है? 1 मिनट प्रति मिनट, ये t दिया हुआ है आपको, तो मैं कर दूंगा बटे में 60। अच्छा, 1 सेंटीमीटर का कुछ नहीं करना है हमें, तो बस आवेश बटे में समय पता होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये? एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया सर, ये पॉइंट उड़ा दो तो एक और जीरो नीचे आएगा, वो जीरो से वो जीरो भी कट गया, तो ये 16 बटे में 6 इंटू, देखो ये 2 जीरो और ये खा जाएगा तो जगह 10 की घात -17, 10 की घात -17 के रूप में आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 16 बटे में 6, 16 बटे में 6, तो इसको काट पीट कर भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 8 बटे में 3, या मैं इसे लिख सकता हूं 2.6 के करीब, है ना, 2.6 गुणा 10 की घात -17 एम्पियर धारा आएगी। तो 10 की घात -17, एक पॉइंट इधर ले जाओ, 0.25 लिखा हुआ अप्रोक्सीमेटली 0.25
या 0.26 होना चाहिए था वैसे बेस्ट, है ना। तो एक काम करो यार, थोड़ा सा 6 बना ही दो कि बेस्ट आंसर जो होगा 0.26 आएगा, 10 की पावर -17। अब सर ये क्या आ गया, एक और एसपी स्टार जो युगो पहले सीखा था कि अगर तुझे पॉइंट इधर खसकाना है, 2.6 इंटू 10 की पावर -17 है, एक पॉइंट को तुझे उल्टे हाथ की तरफ ले जाना है, तो क्या करेगा। तो सर घात जो है वह क्या हो जाएगी। सर अगर हम यहां पर उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट खसकाएंगे तो बताओ भाई घात बढ़ती है या घटती है। याद है ऐसा कुछ सर उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे तो सर टेंशन बढ़ जाएगा, सर दिमाग पे केमिकल लोचा हो जाएगा। तो +1 कर दे तो आ जाएगा 0.27 इंटू 10 की पावर -16 बचेगा। एम्पियर इज द धारा, है ना। आसान सवाल। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई थी, आवेश निकाल लिया हमने 1000 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में समय, दैट्स इट। क्लियर है मामला। अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं। सर अगर हमें इस क्वेश्चन में आवेश दिया था, तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें धारा दी गई है और अब हमें आवेश पता करना है, तो क्या कर पाएंगे हम, क्या इंटीग्रेशन करने योग्य है हम। सवाल पढ़ते, एक चालक में धारा समय t के साथ यह धारा दी गई है, अनुसार परिवर्तित होती है, जहां I एम्पियर में और t सेकंड में है। t बराबर 2 से t बराबर 3 सेकंड के दौरान चालक में एक भाग से प्रवाहित आवेश क्या होगा। हाँ बताइए क्या होएगा। कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन। कैसे पता चला इंटीग्रेशन होगा सर, क्योंकि इंटीग्रेशन आई डी टी जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन डी क्यू के। बस इसी का उपयोग करना है, यहां पे इंटीग्रेशन करो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 3t² dt बराबर होगा डी क्यू के। एक बार इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं फटाफट। t का इंटीग्रेशन होता है t² बटे में 2 प्लस 3 बाहर रखो, यहां पर t² का इंटीग्रेशन होगा t³ बटे में 3। ठिचक कहां से कहां तक सर, 2 से 3 सेकंड के लिए ये धारा निकालनी है, सॉरी आवेश निकालना। तो ये यहां पर क्या हो गया, t² प्लस t की घात 3 2 से 3 सेकंड के लिए। तो क्या करेंगे सर, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। बिल्कुल आसान, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या आनी चाहिए इसमें, है ना। ये हम हजारों बार कर चुके हैं इस प्रकार की चीजें। तो ये होगा सर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब t³ में रखेंगे 3 की घात 3 माइनस 2 की घात 3, ये होगा आवेश। तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 9 - 4 प्लस 27 - 8 इक्वल्स टू Q। कितना आ रहा है ये बताओ, ये कितना हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा 19। 5 और 19 24 कूलम आ गया। कितना आ गया, 24 कूलम आ गया। रिपीट करना है, यह समझ में आ गया, है ना। एकदम आसान सी बात थी। इसका इंटीग्रेशन कहां गया रे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है और 2 से 3 सेकंड में, मतलब आंसर 2 से 3 सेकंड के लिए निकालना है ना, और आ भी जाएगा 2 से 3 सेकंड में। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हाँ, ओके 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 ओके, और आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और इंपॉर्टेंट सी पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, है ना, फिर उसके ऊपर सवाल भी करवा दूंगा मैं आपको। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक Q आवेश जो है, आप चाहो तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो। Q आवेश एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। एक Q आवेश वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। तो अब आपको बताना है कि यहां पर इसके कारण धारा क्या होगी। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर
वृत्तीय पथ पर Q आवेश गतिशील है, तब धारा क्या होगी? मतलब इसके कारण धारा क्या होगी? ठीक है, सिर्फ गोल गोल घूम के भी धारा बना देगा क्या? हाँ, हो सकता है गोल गोल घूम के धारा बना दे। कैसे गोल गोल घूम के धारा बना देगा? देखिए, ऐसा हो सकता है ना यार कि अगर मेरे पास एक आवेश है, वो गोल गोल घूम रहा है, तो अगर मैं ऐसा मानूं कि यहां पर एक तार है जो गोल तार है, तो उसमें एक आवेश गोल गोल घूमते जा रहा है, तो सर वो अगर यहां पर तार है तो तार में घूम रहा है, मतलब कि धारा तो बनी। तो यहां पे धारा क्या होती है? धारा होती है सर आवेश बटे में समय। तो मेरा मेन मुद्दा बस ये है तुम्हें सिखाना कि यहां पर धारा निकालने के लिए Q बटा T करना है। T क्या क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो T क्या क्या लिखा जा सकता है वो पता करना है हमारा मेन मुद्दा। तो T क्या क्या हो सकता है सर जी? T क्या क्या हो सकता है? तो T को अगर हम वृत्तीय पथ के लिए लिख रहे हैं तो T को 2 पाई R बाय V भी लिख सकते हैं, या 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, अगर आपको चाल दिए तो 2 पाई R बाय V करो, अगर आपको ओमेगा कोणीय चाल दी गई है तो आप 2 पाई बाय ओमेगा कर लो। अब इसकी वैल्यू उठा के रख दो तो वहां पे धारा का सूत्र बन जाएगा। धारा क्या आएगी? एक घूमते हुए आवेश के लिए योगी Q अपॉन में 2 पाई R बटे में V पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, या आप चाहो तो इसमें धारा जो है वो लिख सकते हो Q अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा पलटी खा के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, मैं इसे थोड़ा सा सुंदर बना के फिर से लिख देता हूं। ये हो जाएगा QV बाय 2 पाई R, और ये हो जाएगा Q ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये इनके कारण इस प्रकार से हम धारा लिख सकते हैं। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन करूंगा, है ना। ये भी एक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है आगे चलकर, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बोहर मैग्नेटॉन नंबर पढ़ा तुम लोगों ने, म्यू नॉट बाय 2 पाई, जिसको H लिख देते हैं। बोहर मैग्नेटॉन नंबर पढ़ा? बस यहीं से आगे चलकर वो पैदा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लोगे तो यह धारा है, और धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और वही बोहर मैग्नेटॉन बनता है ना। जैसे अगर यह एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसा पढ़ा कभी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है सर वह n कक्षा में घूम रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा आएगी वो E ओमेगा बाय 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, या इसे वैसे ओमेगा के पदों में ही लिखते, और फिर इसे धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, और उसी को हम आगे चलकर बोहर मैग्नेटॉन बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बिल्कुल सही बात है। चलिए, वो अगले चैप्टर में कंटिन्यू होगा। अभी तो बस हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर ये हो रहा है तो इस पर आधारित सवाल कैसे हो सकता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलम का एक आवेश 0.8 मीटर व्यास के वृत्त में प्रति सेकंड 30 चक्कर लगाता है, तो पथ से संबंधित धारा क्या होगी? गोल गोल घूम रहा है, प्रति सेकंड 30 चक्कर लगाता है, तो आपको क्या दिया गया है ये सोचो। क्या ओमेगा दिया गया है? क्या दिया गया है यहाँ पे? तो ये होगा Q बटा T। अब आप क्या इसे ऐसा लिख सकते हो? सर ये हो जाएगा 2 पाई बटे में ओमेगा। क्या आपके पास ये ओमेगा दिया गया है? प्रति सेकंड 30 चक्कर लगाता है, तो आप यहां से या तो डायरेक्ट T निकालो या ओमेगा निकालो। क्या मैंने आपको ये ओमेगा निकालना सिखाया था? 2 पाई n बटा 60। वो कब होता था? यदि आरपीएम में दिया हो, चक्कर प्रति मिनट में, और ओमेगा का एक और फॉर्मूला बताता 2 पाई n जब दिया हो चक्कर प्रति सेकंड, आरपीएस। तो अभी दिया हुआ है 30 चक्कर लगाता है प्रति सेकंड, तो मेरे लिए यहां पर ओमेगा जो आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा सर, ओमेगा बराबर होगा 2 पाई इंटू 60।
ठीक है, नहीं 30, सॉरी 30 दिया हुआ, 30 चक्कर प्रति सेकंड। तो ये ओमेगा आ गया मेरे पास, इसको उठाकर मैं यहां पर रख दूंगा और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻² इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 पाई × 30 बटे में 2 पाई। तो 2 पाई ने 2 पाई का कर दिया खात्मा। ये हो जाएगा यहां पे 60 × 10⁻², या 2 डिजिट इधर आएगा। 0.6 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने ये रोटेशन या सर्कुलर मोशन पढ़ा उनके लिए बाएं हाथ का सवाल है। क्लियर है कहानी? आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते थे कि सर 30 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, है ना, क्या स्पीड स्टार सोच सकते थे? ये तो पूरा फॉर्मूले का दिमाग लगा। हमने सोचा कि सर बेसिक कंसेप्ट है धारा बटाए आवेश बटे में समय, ये होगी धारा। मार दे गोली ओमेगा को, मार दे गोली ओमेगा को, ठीक है, तो ओमेगा को छोड़ दे, गोली मार दे गोली ओमेगा को, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे उसे, दूसरे तरीके से समझ ले। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं धारा बराबर होती है आवेश बटे में समय? बिल्कुल सर। आवेश कितना दिया हुआ? आवेश दिया 2 × 10⁻² कूलम। अच्छा, अब बोला है कि 30 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में। अच्छा, समय क्या होता है? समय होता है कि सर 1 सेकंड, एक बार, या एक आवेश जो है वो प्रति सेकंड कितना आवेश निकल जाएगा, वो धारा होती है। तो ये आवेश तो पता चल गया सर। तो यहां पर 30 चक्कर लग रहे 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय होगा? तो 30 चक्कर 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर कितनी देर में लगेगा? तो सर 1 चक्कर लगेगा 1/30 सेकंड में। किससे लगेगा? 1/30 सेकंड से। तो यही मेरा टी हो जाएगा। अब इसको उठाकर यहां रख दो, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा सर 1/30, पलटी खा के ऊपर जाएगा तो धारा आ जाएगी सर 2 × 10⁻² × 30। ले, ऐसा कर ले। आई बात समझ में है? अरे मत रे, मार दे गोली, बम फोड़ दे इसके ऊपर, बम फोड़ दे। तू रो ले इसको देखकर, और एक बार बम भी फोड़ दे इसको देखकर, और सोच, ये बम दिख रहा है क्या? हाँ, ये बम है, फूटेगा भी थोड़ी देर में, चकरा निकलेगा, चकरा धड़ उड़ा देगा सब कुछ। ठीक है, फोड़ दिया। चल, अब ये समझ ले कि आवेश बटे में समय कि 1 सेकंड में कितना आवेश बहेगा। तो सर 30 चक्कर लग रहे 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर लगाने में 1/30 समय हो जाएगा। ठीक है, बस इसी समझ गए हम। चल आगे बढ़े। बॉम्ब बहुत खतरनाक है ना यार, इसमें बॉम्ब ही नहीं है, कैसी, मतलब जिसने बनाया उसको पता नहीं था ना कि ये इंडिया में भी बिकेगा ना। एक काम कर, सूरज बना दे, सूरज की रोशनी से जल गया है सब कुछ ना, उसे पता नहीं था कि ये इंडिया में बेचना पड़ेगा बोर्ड, और इंडिया में बिकेगा, और ये डाउटनेट में लगेगा, और वहां पे तुम लोग भी आओगे। उसे पता होता तो सारे हथियार भेजता हो इसके अंदर, है ना। यहां पर इसके साथ में इसमें जो 4-5 आइकन लगा है, रोने हंसने वाला, तो बोले रोने हंसने वाला तो ठीक है, यहाँ पे AK-47, एक ग्रेनाइट, सब लगा के भेजता, है ना। और एक ऐसी सुविधा भी देता कि अगर ज्यादा बकवास हो तो निकल जाए, हाथ में आ जाए, और फेंक भी दे तुम्हारे ऊपर। हाँ, रॉकेट भी देता, बिल्कुल। उसे पता नहीं था ना यार, बेचारा लाचार है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हाँ भाई, अगला टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा एक बात बता रही, मैं तुम्हें पढ़ाऊं क्या, चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होते हैं? ये तो पता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक, है ना। हमारे पास
हमारे पास तीन प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है चालक, एक हो सकता है कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, और हो सकता है अर्धचालक जिसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि यह है मच्छी बाजार, यह है रेगिस्तान, और यह है शॉपिंग मॉल, जहां पर कुछ इसके अंदर कुछ ही लोग रहते हैं। इसके अंदर इतना भीड़ भड़क्का है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, और यह है जहां पर कोई लोग ही नहीं है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आप समझ सकते हो ना, कि इसके पास बहुत सारे अंड भंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर जगह एक दूसरे टकराए जा रहे, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास है ही नहीं, है ही नहीं, और इसके पास कुछ कुछ है, यहां पर कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो चालक, कुचालक, अर्धचालक है ना, क्योंकि बस ये नाम हमें आगे काम आएंगे, ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे। आप चाहो तो एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख लो यार। एक बच्चा बोला एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल लिख लो यार। इसमें क्या, चालक के एग्जाम्पल, सर सोना, चांदी, महंगे एग्जाम्पल से शुरुआत करते थोड़े, क्योंकि आगे जाके गरीब हो जाएंगे। तो सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, ये सब लिख सकते हो आगे। साथ ही साथ कुचालक में लकड़ी, ठीक है, क्या होगा भैया सर कुचालक में, प्लास्टिक, लड़की मत लिख देना, लकड़ी बोल रहा हूं ना, बहुत बहुत छोटा सा फर्क है लकड़ी और लड़की में। ठीक है, तो ल और क सही लगाना, वरना जिंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लास्टिक, लकड़ी, वुड ज्यादा है, अच्छा आप अंग्रेजी में लिख लो वुड, और इसी प्रकार से भांति भांति प्रकार के एग्जाम्पल। अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, और इसी के ऊपर आगे कहानी होगी, है ना। सिलिकॉन तो पूरा ये मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम पे अर्धचालक लास्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर यूज पर है, तो उस पर तो बहुत सारी चर्चा करनी है हमें। हाँ, चप्पल, बिल्कुल बेटा, तू अगर यहाँ पे ल और ड़ अगर अदला बदली कर देगा तो अगला एग्जाम्पल चप्पल ही रहेगा तेरे लिए। चलो, हाँ, अब आगे बढ़ते, हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं। उससे पहले हमें पढ़ना होगा धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है। देखिए, अभी हमने धारा को जो परिभाषित करा, धारा को हमने परिभाषित करा किसके लिए, हाँ, ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट भी चालक होता है, बहुत बढ़िया, है ना। अब धारा घनत्व क्या होता है। धारा को हमने जो परिभाषित करा, है ना, धारा को हमने जो परिभाषित किया, उसको हमने अदिश रूप में परिभाषित किया। लेकिन अगर उसका सदिश रूप बनाना हो तो, मतलब उसको सदिश रूप में देखना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो उसको अगर सदिश रूप बनाना हो तो सदिश रूप बनाने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे धारा घनत्व, जिसे हम चिन्हित करेंगे जे से, जिसे हमने चिन्हित किया जे से। अब क्या होता है यार, अगर मान के चलो मेरे पास एक तार था, तो इस तार का जो आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान रहे हो, इसमें से प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, क्या बोलेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है यार, अगर मान के चलो आपने भी धारा पढ़ा, लेकिन धारा आपको ना मूर्ख बना सकती है, ध्यान रखना, धारा मूर्ख बना सकती है। क्या हमें मूर्ख बनाएगी, नहीं, हमें नहीं बनाएगी, हम तो डॉक्टर बन रहे। सर किसे मूर्ख बनाती है, जेईई मेंस और एडवांस वालों को बहुत मूर्ख बनाती है। कैसे, ये तार है, तो उसने बोला कि यार देख, तार में ना मैं ऐसा काट लूंगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने ऐसा कर लिया, अब बता क्या हो रहा है, मैंने ऐसा कर लिया, अब बता क्या हो रहा है, मैंने और टेढ़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लिया, अब बता क्या हो रहा है। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्षेत्रफल अलग लगा रहा है, क्षेत्रफल अलग लगा रहा है।
ठीक है। तो उसकी वजह से धारा तो आप बोलोगे कि हाँ सर धारा तो सेम जा रही है, लेकिन अगर आप इसमें यह समझना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बह कर जाएंगे प्रति सेकंड, तो सर अलग अलग मामला हो सकता है तीनों कंडीशन में। तो वहां पर अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मानते हैं, तो उस कंडीशन में धारा का सदिश रूप लेना जरूरी है। ठीक है, क्यों लेना जरूरी है? I/T होगा ना, आपने गलत कर दिया। I/T क्या होगा? I/T कुछ नहीं होगा, धारा प्रति सेकंड। ये क्या हो गया? आवेश प्रति सेकंड धारा होती है बेटा। तो अब ये जे लिखा है यार मैंने, ना जे लिखा हुआ है, तो अब ये जो जे है इसको आप कैपिटल जे से भी चिन्हित कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आपको क्या बता रहा है कि धारा कितनी है प्रति इकाई क्षेत्रफल में से। तो अगर आप क्षेत्रफल ऐसा ले रहे हो, आप ऐसा ले रहे हो, आप ऐसा ले रहे हो, तो आप क्षेत्रफल बड़ा करते जा रहे हो, तो उसका धारा घनत्व जो है परिवर्तित हो जाएगा, या उसके हिसाब से आप धारा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, IA बराबर होगा, J इंटू ए बराबर होगा I के। तो अगर आपको धारा घनत्व दिया इंटू क्षेत्रफल करके आप धारा निकाल सकते हो। अब एक्चुअल में ये जो है इसका पहले मात्रक और विमा का काम सेट कर देते हैं, फिर हम इसको और थोड़ा सा समझेंगे। इसका मात्रक जो होता है ये यार, ये आगे काम आएगा एक्चुअल में हमें, है ना। धारा घनत्व हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में धारा घनत्व के रूप में फॉर्मूला बनेंगे। तो इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होगा? धारा प्रति मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। उसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी सर A/L का स्क्वायर, या हो जाएगा M0 L-2 T0 A1। यह इसकी विमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विमा आ जाएगी। क्या ये छोटी छोटी सी बातें सभी को है चमकती? अब मैं इस पे वापस जा रहा हूं। एक्चुअल में जो धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है। धारा प्रवाह की दिशा में होती है, कि जिस दिशा में धारा, जैसे अगर तार में धारा इधर से इधर जा रही तो धारा घनत्व की दिशा इधर हो जाएगी, तार में से धारा इधर से इधर जा रही तो धारा घनत्व की दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन मेन चक्कर कौन है? ये एरिया जो है ये बड़ा शाणा है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? यह I.J.A होता है धारा। देखो धारा को एक और रूप से परिभाषित करा हमने, क्या? धारा घनत्व इंटू एरिया का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारी धारा कहलाती है। ठीक है, इसको फील करने के लिए हम ऐसा बोल सकते क्या कि जैसे अगर मान के चलो आपको धारा घनत्व दे दिया, आपको देखो इसमें नीट में जो बहुत डिफिकल्ट सवाल आ सकता है वो ऐसा आ सकता है, धारा दे देंगे, एरिया दे देंगे, धारा घनत्व पूछ लेंगे बस, और इसके आगे वाले फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा यूज होगा। तो जैसे मान के चलो यहां पर मैं आपको एक और थोड़ा सा समझा देता हूं उसका प्रैक्टिकल यूज, कि यार मान के चलो कि यहां पर आपको बोला कि इस तार में से नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो मामला क्या होगा कि अगर मान के चलो आपको बोला कि यार ये एक ऐसा टेढ़ा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ले लिया मैंने, तो बताइए इसमें से धारा क्या आ जाएगी? तो अब कायदे से एक बात बताया, मैं ऐसा क्षेत्रफल लूं या ऐसा क्षेत्रफल लूं, क्या दोनों कंडीशन में धारा बराबर निकल कर जाएगी इसमें से? बिल्कुल सर बराबर निकल कर जाएगी। क्यों? कि ऐसा समझो यार, ऐसा समझिए फ्लक्स जैसी बात होगी कि यहां पर से 50 इलेक्ट्रॉन काट कर जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन काट कर जाएंगे। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, 50 इलेक्ट्रॉन काट कर जाएंगे, तो मैं ऐसा रखूंगा तो इसको भी 50 काट के जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, है ना, तार के अंदर ही है, पूरा तार के अंदर ही, तार के बाहर नहीं निकाला ये, तो तार के अंदर ही है सर, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको भी काट के 50 ही जाएंगे। और टेढ़ा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, तो ये क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसको काट के तार के, अब ऐसा तो ना यार इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से घुसा तो उसे निकलना तो यहां से घुसे 4 इलेक्ट्रॉन, तो निकलेंगे भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो वो चारों, इसको ये ऐसा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा भी हो, इसको काट कर जरूर निकलेंगे। अब अगर आप यहां पर इस कंसेप्ट से चल रहे हो तो इन तीनों का क्षेत्रफल तो अलग अलग है सर, तो इसमें से धारा तो अलग अलग जानी चाहिए, लेकिन सर हमें पता है जैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक्चुअल में हमने J.A कर दिया, या हम इसे क्या समझ सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं, इसमें से एक क्षेत्रफल हटा देता हूं,
हम इसे बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा कि सर अगर आपको धारा निकालनी है तो ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। जे डॉट ए करोगे तो क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। थीटा क्या है यहां पर, जे और ए सदिश इस तरफ होगा कि मध्य कोण थीटा है। तो मतलब कॉमन सेंस की बात है सर कि आपको ये वाला कोण थीटा रख दो, कॉस थीटा रख दो, तो कॉस थीटा क्या है, अपने आप इसका घटक दे देगा इस दिशा में, इसका घटक दे देगा इस दिशा में, इसका घटक दे देगा इस दिशा में। तो अपने आप आपको एरिया जो है वह आप भले ही बड़ा लिखोगे लेकिन उसका कोण जो है उसको ऑलरेडी वैल्यू छोटी बनाकर सेम कर देगा। क्लियर है? तो इसका वैसे इतना यूज हमें नीट में नहीं होगा, नीट में हमें बस इसका यूज होगा कि ये जे जो होता है वो आई बटे में ए होता है, इसके अलावा धारा घनत्व का और ज्यादा चक्कर नहीं होगा। चलिए, तो धारा घनत्व तक क्या सभी को सारी बातें क्लियर है? एरिया बढ़ने से इलेक्ट्रॉन कितने कैसे बढ़ जाएंगे यार, एक बात बताओ। इधर से तूने डाले है ना, मान के चलो ये एरिया, तो ये मैं मान रहा हूं ना, ये कोई वास्तविकता में नहीं है, ये तो मतलब मेरे मन गढ़ंत कहानी है, ये ट्रांसपेरेंट से पन्नी मैंने मान ली। तो अगर मान के चल मैंने एक पन्नी ऐसी लगा दी, तूने इधर से डाले 1000 रुपए, तो इधर से मैंने कितने निकाले 1000 रुपए। पन्नी टेढ़ी कर दी, इधर से डाले तूने 1000 रुपए, मैं इधर से कितने निकालूंगा 1000 रुपए। पन्नी टेढ़ी मेढ़ी करने से क्या होता है? लेकिन ये बात अलग है सर कि ऐसी लगाओगे तो कम पन्नी लगाना पड़ेगी, ऐसी लगाओगे तो ज्यादा पन्नी लगाना पड़ेगी। क्लियर है मामला? करंट अदिश राशि है, हाँ करंट अदिश राशि, तो दिशा क्यों? दिशा मैं ऐसा तो ना बोल रहा हूं कि करंट आई कैप में जा रहा है, करंट जे कैप में जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूं तार में किधर जा रहा है। अब ऐसा देखो, एक बच्ची ने बोला कि सर करंट अदिश राशि है तो फिर यहां पर दिशा क्यों है? तो देख, अगर मैं ऐसा तो ना बोलो कि अगर एक तार ऐसा रखा हुआ है तो इसमें करंट जो है वो आई कैप में जा रहा है, तार ऐसा रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा आई कैप जे कैप के बीच में जा रहा है, तार ऐसा रखा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि करंट जे कैप में जा रहा है, मैं बोलूंगा करंट इधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, मतलब इधर उधर की आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है, बस यही दिशा है ना। और इसमें हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक तार आ गया, मान के चलिए तार थोड़ा सा इधर चल गया, तार इधर चल गया, तो मैं सिंपल बोलूंगा ये किरचॉफ का नियम है, I1 I2 I3, तो मैं बोलूंगा सर ये इसमें जो धारा जा रही है वो इन दोनों के कारण जा रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 के बराबर होगा, इसमें से धारा बटी। अब यहाँ पे कौन 30 डिग्री करूं, 40 डिग्री करूं, 50 डिग्री करूं, 100 डिग्री कर दूं, 1000 डिग्री कर दूं कौन, तो भी क्या होगा, बात तो बराबर ही होगी, धारा वही कटकर बटेगी। हाँ बिल्कुल, केमिकल में भी धारा बनती है, केमिकल से सेल क्या है, सेल तो केमिकल ही तो है भैया, तो उसमें भी धारा होती है, तभी तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल वगैरह। अरे बेटा 90 डिग्री पर, अच्छा हाँ इसके अंदर धारा, इसके अंदर तो 90 डिग्री पर जीरो हो जाएगी। एक बच्चा बोले इसके सर इसके अंदर अगर कॉस 90 कर दे तो हाँ बिल्कुल, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री कर दिया, मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ऐसा मान लिया, तो इसमें से कोई धारा काट के थोड़ी ना जा रही है, धारा तो इसमें से काट कर जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर दूं तो एरिया इधर चले जाए, धारा इधर जा रही है, तो इस क्षेत्रफल को कोई धारा काट कर नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात है आज की पूरी क्लास की, उसके ऊपर जाएंगे हम, अपवहन वेग। अपवहन वेग या अनुगमन वेग भी बोलते हैं इसे, अनुगमन वेग, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग का क्या चक्कर है यह समझना होगा हमें, ठीक है, किसका क्या चक्कर है यह समझना होगा। बेटा है ना, क्यों अपने आप को साइंटिस्ट बनने की अपने आप को साइंटिस्ट बना रहा है ना, क्यों इतना घुसे जा रहा है, पढ़ाएंगे ना आगे। एक तार में से दो तार निकाल देंगे तो दोनों में धारा बराबर जाएगी क्या? अभी जब ये वाले सवाल करवाऊंगा ना फिर पसीने छूट जाएंगे, फिर बोले सर तो डिफिकल्ट हो गया, आप तो बोल रहे थे इजी होगा। सब बताऊंगा अभी कि एक तार में से 3 तार निकाल दो, हर एक तार में से कितनी कितनी धारा जाएगी, फिर रोना मत उस समय कि अरे सर ये तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है इसमें, है ना। अभी तो बड़े मजा आते हैं ना,
कुछ लोग होते ही ऐसे एकदम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करने की बारी आएगी तो बिस्तर से उठा नहीं जाएगा इनसे। कल से भाई, कल से मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और कल से सुबह 6 बजे उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं पढ़ने बैठूंगा। 8 बजे की बिस्तर से उठे नहीं अभी तक। देखो, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग तो 100% डेडिकेशन वाले लोग हो, बढ़िया तरीके से नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए तो बात को सही है, इसके लिए आपके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो नियमित रूप से उठते ही होंगे। हाँ भाई, उठते हो ना कि शाम को क्लास है सर, तो हम तो 10 बजे 9-10 बजे ही उठते हैं सर। हाँ, उठते हो टाइम पे 7 बजे। सभी 7 बजे उठते हो क्या? पूरे बैच ने डिसाइड कर रखा है 5 बजे? वेरी गुड, वेरी गुड। 6 बजे लाइब्रेरी जाते हो, बहुत बढ़िया। चलो, गुड गुड। हाँ, 7 बजे के पहले पहले उठ जाया करो, है ना। 6:32। वाह बेटा प्रिंस, ये तूने जो औसत निकाल कर बताया ना, 6:32 पे उठता हूं सर मैं। हाँ, अगर आप 2-3 बजे सो रहे हो तो ठीक है, आप 8 बजे तक उठ सकते हो, 8 साढ़े 8 बजे तक, लेकिन ज्यादा लेट मत किया करो उठने में, ना, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है कि अगर आप जितना लेट उठते हो ना, तो उठने के बाद में सबसे पहली बात तो उठते ही तुम्हें दुख ना हो कि यार मैं लेट हो गया। मतलब ऐसा समझो यार कि आप दिन में कितना अच्छा कर पाओगे, आप क्या अपने आप कल से बेहतर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप आज कितना बढ़िया पढ़ पाओगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात ये होती है कि आप उठते ही क्या सोच लेते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट सा ख्याल होता है ना यार, आपका दिमाग रात भर शांत रहा है ना, सारे न्यूरॉन्स आराम कर रहे थे, और अचानक से जब तुम सो के उठे, होश में आए, उठते ही तुम ये बोल दो, अरे यार मैं तो बहुत लेट हो गया, अब क्या होगा, आधा 1 घंटा खराब हो गया मेरा। तो अगर उठते ही ये हाल हो जाएंगे तो आने वाले पूरे समय में, है ना, या पूरा दिन तुम यही सोचते रह जाओगे, यार मैं तो उठने में आधा घंटा, तो उस चक्कर में पूरा दिन खराब कर दोगे। ठीक है, तो टाइम से उठा करो तो ज्यादा सही रहता है। हाँ, अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को, या सर हमारे उधर कुछ माहौल ऐसा रहता है कि हमको दिन में पढ़ने को नहीं मिलता, तो हम सुबह 4-5 बजे तक पढ़ते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह 4-5 बजे तक पढ़ो, लेकिन आप ऐसा है कि 7-8 घंटे की नींद में उठ जाओ। ठीक है, 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती, 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है इस उम्र में। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो आप, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, तो अब अपवन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। मान के चलो कि हमारे पास यहां पर, मान के चलो यार, हमारे पास यहां पर यह एक तार था। ठीक है, अब इस तार के अंदर हमने लगा दी एक बैटरी ना, तो इसके अंदर जो पॉजिट्रॉन थे, वो जो पॉजिट्रॉन थे, वह नेट जो पॉजिट्रॉन थे वह क्या थे सर, वह रुके, वह गति कर रहे थे, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वह 0 हो रहा था। ठीक है, तो यार हम ऐसा मानते हैं कि देखो यार, अगर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, मान के चलिए बहुत कूद रहा था, बहुत उछल कूद कर रहा था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर नाच रहा था, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट अगर इसका 0 हो रहा था, या इसका औसत वेग जो हो रहा था वो 0 हो रहा था, तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो सर काम का कब होगा, काम का कब होगा, काम का तब होगा जब इसका नेट मूवमेंट होने लग जाए। ठीक है, तो अब मुझे इसके रैंडम मोशन से कोई मतलब नहीं है, रैंडम मोशन से कोई मतलब नहीं कि इधर जा ठोका, इधर जा ठोका, उधर जा ठोका, भाई वो तेरी जिंदगी तू देख ले अपने हिसाब से, लेकिन मुझे इस बात से मतलब है कि ये ठोका पिटा के आगे कितना बढ़ जाता है। मतलब यहां पर था, घुमा टकराया, ढुरुम 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 ढुरुम, फिर यहीं पर आ गया, तो कोई जिंदगी, मतलब हमारे लिए कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये गया, टकराया, आया, टकराया, और नेट जो है ये यहां पर मिले हमें, वो वापस पीछे ना जाए, मतलब कि यहां पर अगर एक ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी हमने एक पन्नी मान ली,
तो हम ऐसा बोले है ना, जैसे अगर मान के चलो हमने बोला कि यार देखो, फाड़ दूं क्या इसको मैं, चलो ठीक है ये फाड़ ही देते हैं, कोई काम का तो वैसे भी नहीं है। देखो भाई डाउट नॉट की पूरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के नहीं मानोगे तुम लोग। हाँ भाई, तो मान के चलो कि यहां पर ये एक पन्नी सी है ना, ये एक पन्नी सी है। तो अगर ये नेट जो है ये अब हमारे लिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, यहां पर मान के चलो इतना बड़ा तार है, तो ये अंदर जाता है फिर घूमकर वापस इधर से आ जाता है, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए। लेकिन नेट अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, नेट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वह इधर से जाए और उसमें से इसको चीर कर बाहर निकल जाए और वापस ना आए, ये यहां पर जाके खड़ा हो जाए, तो हमारे लिए मतलब है ये। तो ये यहां से वहां तक पार करवाना है, मतलब अगर ये पन्नी पार कर जाए तो ही हमारे लिए धारा बनेगी, ये हमने सीखा भी, ठीक है। तो यहां पर ये हमें इससे ही मतलब है अब कि यार ये नेट मूवमेंट इसका यहां से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके रैंडम मोशन से मतलब नहीं। तो कुल मिला के कहानी यह है कि हमें यहां से इस पन्नी में से कितना आवेश पार कर चले जाएगा प्रति सेकंड, वही हमारे लिए धारा बनाएगा। तो हम इसको ऐसा समझते कि ये घूम कर आया उससे मतलब नहीं, अगर ये पन्नी पार कर गया सर तो धारा बनी। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए हम क्या समझते हैं, हम ऐसा मानते हैं यार कि ये सब जो है वह ये मिलिट्री में है ना, अगर आपने मिलिट्री में या परेड वगैरह देखी मिलिट्री की, तो उसमें कैसा होता है, सारे जवान एक साथ खड़े होते हैं, जैसे उधर से कमांडो बोलता आगे बढ़, तो ये सारे धुड़ुम 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 धुड़ुम, और कैसे बढ़ते, एक के पीछे एक, जहां पहले वाले का कदम रखा उसके जस्ट बाद में उसके पीछे वाला कदम रख देगा, तो एक साथ आगे बढ़ते। तो वैसे ही यहां पर समझो यार कि ये तार के अंदर भी हमने ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो चिंटू, मुन्नी और गोलू, ये गोलू, मोलू, बबीता, पिंटू, ये सब के सब यहां पर लाइन से खड़े हुए थे, ठीक है। इनके आगे भी ऐसे बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हुए। जैसे ही बैटरी लगी तो बैटरी से आवाज आई क्या, आगे बढ़ो, तो ये सब के सब धुम एक साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, सारे के सारे एक साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, फिर सारे के सारे एक साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो किस बात से मतलब कि एक साथ कितने निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 नहीं होगा, और ये औसत कितना आगे बढ़ पा रहे हैं या किस वेग से गति कर पा रहे हैं, उसी वेग को हम अपवहन वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। कि औसत रूप से ये सब के सब मिलकर कितने वेग से गति कर रहे हैं, है ना। वेग बोल रहा हूं, चाल नहीं बोल रहा हूं। तो इनकी जो औसत चाल होती है, औसत चाल या औसत वेग भी बोल सकते हैं, औसत बोलना जरूरी है बस, कि औसत वेग जो होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो औसत वेग जो होता है वह ही हमारे लिए अनुगमन वेग होता है, और इसे हम वीडी से चिन्हित करते हैं, या अपवहन वेग होता है, जिसे हम वीडी से चिन्हित करते हैं। क्या ये छोटी सी बात चमकती है सभी को? अब हम ये निकालना चाह रहे कि अनुगमन वेग या अपवहन वेग कितना हो सकता है, और धारा के साथ इसका क्या होगा। देखो, ये क्या सभी को फील आ गया कि सर ये एक साथ आगे कितने वेग से बढ़ेंगे, तो वही एक्चुअल में हमें अनुगमन वेग बनाकर देगा। तो अब इस कंडीशन में हमको अगर ये समझ में आता है तो हम इसके मध्य संबंध बना सकते हैं। किसके मध्य? धारा और अपवहन वेग में संबंध। धारा और अपवहन वेग में संबंध। क्या संबंध होगा सर धारा और अपवहन वेग में? तो धारा और अपवहन वेग में संबंध कैसे निकालेंगे सर? देखिए, ये सारे आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें देखो धारा निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? धारा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सर कितना आवेश बढ़ा प्रति सेकंड, यही हमारे लिए धारा होती है, या हम इसे dq/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब
हमारे पास ये जो चालक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, क्या चक्कर है, उसके ऊपर थोड़ी सी हमें बातें करना होगी। तो अगर मैं इसमें देखूं, और देखो यार एक बात तो बताओ कि अगर ये एक चालक है तो क्या हर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे वो सारे सेम होंगे या अलग अलग होंगे? हर एक चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे वह सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सर हर एक चालक में अलग अलग होंगे। क्यों सर? कि चालक जो है वह कैसा होता है सर? चालक जो है सर, चालक तो सर जैसे चांदी, सोना, तांबा, तो सर इनमें सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो इसके लिए मैंने एक पद परिभाषित किया जिसमें स्मॉल एन बोलता हूं, और ये होता है प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, या आप इसे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे? इलेक्ट्रॉन घनत्व, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रति इकाई आयतन में क्या है उसे हम इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोल सकते हैं। ये जो स्मॉल एन है, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान रखना, जब जहां भी स्मॉल एन है तो यह क्या है, यह चालक पर या पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि ये स्मॉल एन अभी हमें आने वाले एक दो लेक्चर तक आता रहेगा, बार बार, तो हर एक जगह जहां भी स्मॉल एन आ रहा है मतलब कि वो क्या बता रहा है, पदार्थ पर निर्भरता बता रहा है कि पदार्थ पर यह जो भी फॉर्मूले में स्मॉल एन है पदार्थ पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यार हम इसको ऐसा समझते हैं कि इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएंगे, उनकी संख्या पता करनी है हमें, संख्या, तभी तो हम उनका आवेश बता पाएंगे और तभी तो हम धारा बता पाएंगे। तो हमने बोला कि देखो यार एक काम करते हैं, इसमें से ना एक पट्टा काट लेते, एक पट्टा, एक छोटा सा डेरिवेशन सा है, मैं बता देता हूं, बाकी तो सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक पट्टा काट लेते जिसमें dx इसकी चौड़ाई मान लेते, इस पट्टे की चौड़ाई जो है वो dx, बहुत पतली चौड़ाई मान ली, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तो हमें पता है a है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, a है। तो अब मैं बोलूंगा, आप ऐसा समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, कि यहां पे जो पारदर्शी पन्नी थी उसमें से सर ये एक रिंग सी मान ली है ना, मैंने एक रिंग सी मान ली, अब इस रिंग में से कितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो पट्टा सा काटा है मैंने, पट्टा या रिंग तो नहीं बनना चाहिए, एक डिस्क बन जाएगी, ये एक डिस्क बन जाएगी, ये एक पट्टा सा है, ये एक पट्टा सा है। तो अब इस पट्टे में से एक छोटा सा ड्रम सा बन गया ना, एक पट्टा सा बन गया। अब ये जब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में से निकल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि सर इसके कारण कुछ धारा बही है। तो यह कितना आवेश है इसके अंदर से, मैंने बोला कि माने चलो dt समय में निकल जाता है इससे, तो कितना आवेश है इसके अंदर, तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, तो सर इसमें प्रति इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैं कैसे लिख सकता हूं, तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, देखो मेरा मेन मकसद है कुल आवेश तक पहुंचना, कुल आवेश तक, तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यह है प्रति इकाई आयतन में, मतलब ये n क्या है, यह n है इलेक्ट्रॉन बटे में आयतन, तो इसमें इनटू में आयतन कर दूं इसका तो बात बन जाए। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है मैंने n इंटू आयतन, n इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो n इंटू आयतन कर दूंगा तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया ना। मैं ये एक तरीके से ऐसा समझो यार कि मेरे को पता है घनत्व होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, अब मुझे द्रव्यमान निकालना तो कैसा करूंगा, घनत्व इंटू आयतन कर दिया मैंने, तो द्रव्यमान आ जाएगा। अरे घनत्व क्या होता है, घनत्व ये हमने फिजिक्स में भी बहुत बार करते हुए आ रहे हैं, हम आवेश घनत्व की बातें करी थी है ना, इकाई लंबाई में आवेश कितना होगा, द्रव्यमान की बातें करी थी, तो यहां पर घनत्व क्या होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे में आयतन। अगर मैं तुझे बोला कि द्रव्यमान निकाल तो क्या करेगा सर, घनत्व से आयतन को मल्टीप्लाई कर देगा, तो वही घनत्व को आयतन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अरे डेरिवेशन एक लाइन का डेरिवेशन है बेटिया रानी, डेरिवेशन लिखूं क्या मैं, अरे एक लाइन और लिखूंगा फॉर्मूला बन जाएगा, काहे इतना टेंशन लेते हो। तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए सर, ओके। अब इनका आवेश कितना होगा, कुल आवेश, क्योंकि हमें तो कुल आवेश पता करना है सर, कुल आवेश, तो इनका आवेश जो होगा सर, आवेश क्या लिख सकते हैं, आवेश को लिख सकते हैं सर, आवेश क्या होता है सर, ओहो आवेश क्या होता है,
तो सर आवेश dq आवेश होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या NaDx इनटू हर एक का आवेश E होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या बोल दिया, Q भी लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने E बोल दिया। तो यहां पर ये dq की वैल्यू आ गई। क्या निकाला, फिर से देख लो, ये बस ये वाला पद समझना है हमें, बस इसके बाद में आंसर है। ये n क्या था, इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन से, इनटू आयतन कर दिया, इनटू आवेश कर दिया, तो ये मेरे पास कुल आवेश आ गया। अब यहां से धारा क्या बन गई, तो सर धारा होती है dq बटा dt। तो dq कितना हो गया सर, ये हो गया NEA dx बटे में dt, और dx बटे में dt क्या होता है सर, dx बटे में dt हमें पता है वेग होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे NEA VD is the very important and most essential formula of this chapter। पहला फॉर्मूला आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यहां पर I बराबर NEA VD, I बराबर NEA VD, आधी नींद में भी रटा होना चाहिए, I बराबर NEA VD होता है, I बराबर NEA VD होता है, I बराबर NEA VD होता है। इसमें I क्या है, धारा है, N क्या है, इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन से, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A जो है वह तार का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, तार का क्षेत्रफल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर VD जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा अपॉन में NEA। क्या हो जाएगा, NEA, धारा अपॉन में NEA होगा, है ना। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर धारा क्षेत्रफल कम है तो धारा या अपवन वेग जो होगा वह ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। इसके ऊपर और चर्चा करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला भी मैं साथ ही साथ बना देता हूं कि सर हमने पढ़ा था कि धारा घनत्व होता है धारा बटे में क्षेत्रफल, और धारा का एक और फॉर्मूला बना लिया NEA VD। तो ये VD बटे में क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया, तो यहां से धारा घनत्व का एक और फॉर्मूला बन गया VD के रूप में NEVD। या धारा घनत्व लिख सकते हैं J बटे में NE। क्लियर है मामला। ये जो याद है आपको, ये फॉर्मूला आधी नींद में भी याद होना चाहिए, है ना। VD NEA VD 50 बार बोलो, ऐसे याद हो जाएगा, NEA VD। क्लियर है मामला। तो इस पे सवाल कैसे हो सकते हैं, सवाल बिल्कुल बेसिक से कि ऐसा आपको बोला, आपको ऐसा क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन आपको बोला कि यार यहां पे एक तार है जिसका क्षेत्रफल कुछ ऐसा है, तार है जिसका कुछ क्षेत्रफल ऐसा है, ठीक है, आगे से मोटा पीछे से पतला, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको बताना है कि सबसे पहले कि A और B में क्षेत्रफल किस पे ज्यादा है, A और B में अच्छा X और Y ले लेता हूं यार, है ना, कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में सूरवीर योद्धा, बोलेंगे सर A दो बार हो गया, नहीं ये X ले लेते, Y ले लेते। ओके, क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि A यहां पर भी था, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी था, वो बिंदु भी A हो जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी A हो जाएगा, तो बिल्कुल बाउल आ जाओगे। तो ये ऐसा कुछ है, यहां पर तार थोड़ा सा पतला हो रहा है आगे चलते समय। तो अभी आपको बताना ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहां पर ज्यादा है, आपको बताना धारा कहां पर ज्यादा है, धारा घनत्व कहां पे ज्यादा होगा, अपवन वेग कहां पे ज्यादा होगा, ये सब कुछ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहां ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहां ज्यादा होगा, बताओ भाई, किसका क्षेत्रफल खुली आंखों से ज्यादा दिख रहा है, एक्स का या वाई का, किसका क्षेत्रफल खुली आंखों से ज्यादा दिख रहा है, एक्स का या वाई का। सर साफ दिख रहा है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक्स का ज्यादा होगा, वाई का कम होगा। ओके सर, वेरी गुड। और इसके अलावा अब आपसे ऐसा पूछ सकता है कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बता दिया, तो ये बताओ धारा कहां पर ज्यादा होगी, धारा कहां पर ज्यादा होगी, धारा एक्स पे ज्यादा होगी या वाई पे ज्यादा होगी, धारा कहां पर ज्यादा होगी, धारा एक्स पर या वाई पर, क्या लिखो, कहां ज्यादा होगी, एक्स पर या वाई पर। धारा समान होगी दोनों में, मूर्ख। धारा क्या था, धारा तो था सर कितना आवेश बह के जा रहा है प्रति सेकंड,
तो भैया यहां पर ऐसा समझ कि धारा क्या है यार, धारा को आप ऐसा समझ सकते हो पानी है, पानी है, एक पाइप में से पानी जा रहा है, तो अगर पाइप का मुंह छोटा कर देगा तो पानी कम थोड़ी ना हो जाएगा, पानी कम थोड़ी ना हो जाएगा, पानी का वेग जरूर बढ़ जाएगा, तेजी से वेग पानी बाहर आएगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। ये देखो धारा इतनी सी कहानी है कि इधर से तुमने 1000 रुपए डाले, इधर से कितने निकलेंगे बता। आवेश हर सेकंड कितना जा रहा है, तो हर सेकंड में यहां से 1000 का नोट डालते जा रहा हूं, अब बताओ उधर कितने का आएगा, बता भाई, हर सेकंड इधर से 1000 का नोट डाला, उधर से कितने का नोट आएगा, कितने का नोट आएगा, 1000 रुपए का आएगा। तो सर यहां पर से आप 1000 का नोट डालते जाओ, हम 1000 के नोट निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, ठीक है। तो सर अगर ऐसा हम एक आध घंटा कर ले तो जिंदगी में मजा आ जाए, क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो यार, 1000 के नोट में इधर से डालते जाओ और इधर से निकालते जाओ, 1 घंटा कर ले ऐसा, मजा आ जाए जिंदगी में। नहीं 500 के नोट नहीं, 1000 के नोट है, 1000 के नोट मिलेंगे। 1000 के नोट तो सर बंद हो गए, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी किस्मत बुरी, मिल रहे हैं यहां तो तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो धारा तो समान होगी, धारा तो समान होगी, है ना। ये पाइप के खेल जैसा कि यार इधर से पानी डाला तो उधर से बाहर आना ही आना है। चलिए, तो अपवहन वेग कहां पर ज्यादा होगा, अपवहन वेग बताओ, अपवहन वेग कहां ज्यादा होगा। सर अब अपवहन वेग देखेंगे तो देखो, अपवहन वेग जो है वो धारा तो समान है, एन तो चालक पे निर्भर करता है, ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो तो किसी पे निर्भर नहीं करता है। अब एरिया और धारा घनत्व जो है या अपवहन वेग जो है वो एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं, है ना। तो ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा फिजिक्स है, इसमें इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं थी। एक पाइप से हम पानी देते रहते सर, पाइप का मुंह दबा देंगे तो क्या होगा, तेज पानी बाहर आने लग जाएगा। एक नल में से पानी बाहर आ रहा तो मैं उसका मुंह दबा दिया, आधा खुला हुआ आधा बंद, तो क्या होगा सर, तेज पानी बाहर आएगा। बस वैसी ही बात है कि सर जहां पर जैसे आप मुंह दबाओगे तो क्या होगा सर, वेग बढ़ जाएगा, तो y का वेग ज्यादा हो जाएगा और x का वेग कम हो जाएगा, x का वेग कम हो जाएगा। क्या ये बात चमकती है सभी को, क्या ये बात चमकती है सभी को। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं धारा घनत्व बोलूंगा तो धारा घनत्व कहां ज्यादा होगा, धारा घनत्व, धारा घनत्व। आप धारा घनत्व को इससे भी समझ सकते हैं कि सर जहां अपवहन वेग ज्यादा होगा वहां पे धारा घनत्व ज्यादा होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो सर कि जे जो होगा, जे y पर ज्यादा होगा और x पर कम होगा। या आप उल्टा भी सोच सकते थे कि सर धारा घनत्व क्या, धारा बटे में क्षेत्रफल, तो जहां क्षेत्रफल ज्यादा वहां धारा घनत्व कम होगा। दो तरीके से सोचा जा सकता है, ध्यान सुन लो, दो तरीके से सोच सकते हैं। कैसा, पहले तो दिख रहा है सर जे और वीडी, जहां अपवहन वेग ज्यादा वहां पर धारा घनत्व ज्यादा। दूसरी बात कैसा सोच सकते थे, दूसरी बात हम सर ऐसा सोच सकते थे कि यहां पर धारा घनत्व होता है धारा बटे में क्षेत्रफल, तो धारा दोनों में ज्यादा है, बराबर है, तो सर जहां क्षेत्रफल ज्यादा वहां पर धारा घनत्व कम हो जाएगा। क्लियर है मामला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सा सवाल यही इस पे बनता है। आ गई बात समझ में, इतना ही। आगे बढ़ते हैं अब हमें इसमें ओम के नियम की तरफ जाना है, ओम के नियम की तरफ जाना है, ठीक है। तो ई क्या, अरे ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चलो, तो अब ये वाली कहानी तो अब हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमें इसमें ओम के नियम पर चर्चा करनी है, वो अब हम 2 दिन बाद करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं कहानी को। ओम के नियम पर ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज करके टेढ़ा मेढ़ा करके ओम का नियम बनेगा। ओम के नियम पर काफी सारी चर्चा होगी, प्रतिरोध पे चर्चा होगी, ठीक है। तो वो मैं ब्रेक नहीं करना चाहता हूं, उसमें एक आध घंटा लगेगा, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम पूरा एक साथ पढ़ते जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो गतिशीलता बता देंगे बेटा, गतिशीलता अभी हम अगली बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चक्कर पढ़ना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगती है और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चक्कर अब हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे यहां पर। चलिए, तो जितना पढ़ा, हाँ जितना पढ़ा अभी हमने रिवाइज करना है। 2 अक्टूबर की छुट्टी है आपकी,
कल और परसों, हाँ अभी क्लास खत्म नहीं है, 2-4 मिनट प्रवचन सुन के जाओ, बहुत काम के है ये। 2 दिन अब तुम्हें मिल रहे हैं, 2 इनफैक्ट 3 दिन मानूंगा मैं यहां से, 3 दिन। क्यों? क्योंकि सर अभी बज रहे 4, शाम के 4 बजने वाले हैं, मतलब कि अगली क्लास मंगलवार के दिन होगी हमारी, वो 3 बजे होगी, मुझे पता है 5 से 3 बजे लगेंगे, राउंड फिगर में तो हम 4 मान लेते हैं। तो अगर हम आज शाम से देखें तो आज का शाम, आज की रात, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन, और उसके बाद में एक और दिन पूरा, मतलब शाम तक 4 बजे तक आपको मिलने वाला है। तो ये 2 दिन की छुट्टी नहीं हुई है आपकी, 3 दिन की छुट्टी हुई है, 3 दिन की छुट्टी हुई है। ठीक है, तो हमने एक क्लास अगर इधर जल्दी ले ली और उधर बाद में लेंगे तो ये आधा दिन वो आधा दिन भी तो मिल गया तुम्हें। तो तुम्हें 3 दिन की छुट्टी है। अब इस 3 दिन में तुम्हें क्या क्या करना है, सबसे पहली बात तो जिनका भी क्लास 11th का है ना, और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात एक और बता दूं, इसमें टेस्ट भी नहीं है, तो तुम फ्री हो। तो सबसे पहली बात, अभी क्लास खत्म करते ही एक पन्ने पर प्लान बना लो, भले आधा घंटा लगा लो, उठना मत अपनी जगह से, ठीक है, आधा घंटा लगाओ, एक प्लान बनाओ कि तुम्हें आने वाले 3 दिन तक क्या क्या करना है, तुम्हें अगर आने वाले 3 दिन में क्या क्या रिवाइज करना है, तुम्हारा टारगेट क्या होगा, उसे ब्रेक करो कि सर पहले दिन मुझे आज की रात तक ये सब करना है, कल के दिन में ये करना है, फिर रात को क्या करना है, फिर दिन में, फिर रात में, फिर दिन में। और ये मान के चलो यार कि ये जो 3 दिन आपको मिले हैं, ये 3 दिन से जब आप उभर कर वापस आओगे, मतलब कि आप में से जो बच्चे ये 3 दिन बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जब वापस मंगलवार के दिन मिलेंगे तो आप खुद कमेंट बॉक्स में फील कर पाओगे कि आपने कितनी मेहनत करी है। कुछ बच्चे होंगे जो रोएंगे कि सर ये वाली बात मुझे याद नहीं आ रही है, और कुछ बच्चे होंगे जो उनको देखकर हंसेंगे कि हां इसने पढ़ाई नहीं करी है, ये है बांगड़ बिल्ला, इसने काट लिए मजे 3 दिन। लेकिन जिसे चीता बनना है वो आज ही पूरी प्लानिंग कर लेगा। किसी का अगर बैकलॉग है, बैकलॉग कंप्लीट कर लो। यह बता देता हूं आने वाले भविष्य में आपको फिजिक्स में किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली, जिनका अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो आपको वृत्तीय गति का थोड़ा सा पोर्शन रिवाइज कर लेना चाहिए फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग सोचते हैं कि सर मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है, आप मुझे बताओ कि मुझे आने वाले 3 दिन में क्या क्या रिवाइज करना चाहिए, इन 3 दिन का क्या यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो मेरा एडवाइस है, स्थिर विद्युत की एक अच्छा चैप्टर था, उस पर हमने काफी सारी चर्चा करी थी, उसकी फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको कम से कम 3 दिन तक लगातार रिवाइज करो, 3 दिन लगातार बैक टू बैक रिवाइज करो उसकी फॉर्मूला शीट को फिजिक्स में, और उसके फॉर्मूले पर बेस बिल्कुल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन जितने ज्यादा कर पाओ उतने ज्यादा करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका क्लास 11th का कुछ पोर्शन रिवाइज करने का मन करे कि सर मेरे को 11th का भी कुछ पोर्शन रिवाइज करना, तो आप बताइए क्या रिवाइज करूं मैं। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि क्लास 11th में मात्रक और मापन का एक बार रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ आप समतल में गति का रिवीजन कीजिए। उसमें वृत्तीय गति, समतल में गति में आप लोग को द्विविमीय गति रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अभी मत करो उसे रिवाइज। समतल में गति सिंपल वाला जो हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, वो रिवाइज कर लो। इसके अलावा टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत न्यूटन के गति के नियम, उसके फॉर्मूले और उस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूले और क्वेश्चन के जरिए रिवीजन होगा। सिंपल तरीके से सबके फॉर्मूले लिखो और उस पर बेसिक से क्वेश्चन करो, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 3 दिनों में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं फिजिक्स में, बिल्कुल आसान से आपके जो ऑलरेडी होमवर्क के सवाल थे वो फिर से लगा लो, उनमें कुछ सवाल जो डाउट थे वो फिर से कर लो, है ना। पूरे स्थिर विद्युत की भी कर सकते हो, उसके पहले वाले चैप्टर के भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन 3 दिन में आप बहुत ऊपर जा सकते हो या आप बहुत नीचे भी गिर सकते हो, ठीक है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्लियर है। तो ऑल द वेरी बेस्ट 3 दिनों के लिए, है ना। मंडे, हाँ मंडे छुट्टी है बेटा, मंडे छुट्टी है, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलते हैं मंगलवार के दिन, और हम तो मिलेंगे मंगलवार के दिन शाम को 7:30 बजे,
तो बहुत बड़ा गैप रहेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करना। ये वाला चैप्टर में आज का कुछ नहीं रिवाइज करोगे तो भी चलेगा, आकर मैं वाला फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा तुम्हें। बाकी आप अपने हिसाब से एक प्लान बनाओ। देखो ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो सबके बता दिए। फॉर्मूला शीट सबको बना लेना 2 से 3 दिन में, जितनी भी इनकम्प्लीट है उसे, हाँ शॉर्ट नोट फॉर्मूला शीट जो है उसे कंप्लीट कर लो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और इसके अलावा हर एक का अलग अलग होगा, जो जो आपको छुटा हुआ अपने आप से रिविजन करो। ठीक है, एक प्लान बना लो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। चलिए तो मिलते हैं हम आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।